क्या होगा अगर कैंग द कॉन्करर, गोस्ट राइडर और सुपरमैन के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग द कॉन्करर, डेमन फ्रॉम हेल, एंटीरो, गोस्ट राइडर या डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो कैंग, गोस्ट राइडर और सुपरमैन तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव साइन की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंग वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नथानियल रिचर्ड है और उसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रैवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कैंग 13th सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे पता लगता है कि ये शायद डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग को भी ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड टाइटल पे रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता लगता है अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने पूर्वजों की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पास्ट में जाने का डिसीजन लेता है और गलती से पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में। और फिर वो वहां से वापस आने अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के बजाय वहीं पर रहने का डिसीजन लेता है और वहीं पे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का फैरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और नथानियल रिचर्ड्स वहां पे आराम से रह रहा था जब तक फैंटास्टिक फोर की टीम वहां पे नहीं आ जाती टाइमलाइन को सेव करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी इसलिए वो फैंटास्टिक फोर की टीम से बहुत ही आसानी से हार जाता है। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास अपना कोई फ्यूचर का अटैक और फ्यूचर की वेपन्स है। जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है, पर क्योंकि ये टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में जहाँ पे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम थे। जिसके बाद वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। बट स्टिल क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, ना ही उसके पास अभी तक उसका फ्यूचर का कोई अटैक है और ना ही अभी तक वो कैंग द कॉन्करर बना है, वो एवेंजर से बहुत बुरी तरह से हारता है। एंड देन अगेन फिर से एक शर्मनाक हार के बाद नथानियल फिर से अपने टाइम मशीन में बैठकर अपने 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। बट स्टिल उसकी टाइम मशीन उतनी परफेक्ट नहीं है और पता नहीं क्या ही है, वो फिर से टाइम स्टोन के चलते हमारे टाइम से 2000 साल आगे और अपने टाइम से 1000 साल आगे पहुंच जाता है 14th सेंचुरी में। और जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी मशीनों और ह्यूमंस के बीच में वॉर चली हुई है और पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी बल्कि पास्ट की थी, इसलिए 14th सेंचुरी में किसी को भी ये पता नहीं था कि इन मशीनों को कैसे यूज करना है। और क्योंकि नथानियल पास्ट से आया था और ये सभी मशीन्स उसी के टाइम की थी इसलिए वो इन सभी मशीन्स को यूज करना जानता था और वो इन सभी मशीन्स को बंद करके वॉर को रोकने के बजाय इन मशीन्स का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और 14th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। पर वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टैक और टाइम ट्रैवल का यूज करके वो उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को कॉन्कर कर लेता है। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है और इन सब टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। और अगर किसी फाइट में कैंग हारने वाला होता है तो वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और अपने पास्ट वाले वेरिएंट को बताता है कि कैसे वो इस फाइट को हारने वाला था और क्या करके वो इस फाइट को फ्यूचर में जीत सकता है। इसके अलावा मल्टीवर्स में काउंसिल ऑफ कैंग भी है जिसमें मल्टीवर्स के सभी कैंग है और वहीं पर है एक सुप्रीम कैंग जिसका मेन मोटिव सभी टाइम के सभी यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना है। बात करें कैंग के पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और वो बस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है। पर कैंग की सबसे बड़ी वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और उसका आर्मर, जो कि उसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और टाइम ट्रैवल जैसी एबिलिटीज देता है। और उसने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर मल्टीवर्स के अगर किसी भी सिनेरियो में कैंग मरने वाला होता है तो उसके आर्मर के अंदर की एक डिवाइस उसकी कॉन्शियसनेस को उन क्लोन्स में शिफ्ट कर देती है जो कि किसी दूसरी टाइमलाइन में सेफ लोकेशन पे होते हैं और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीसी का सुपरमैन
सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन जब क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसको धरती पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें पावर्स की तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, और थॉर की तरह जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। सुपरमैन साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज मूव कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिसे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, किसी भी चीज के आर पार देख सकते हैं और बहुत दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन के भी सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदलकर बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। सुपरमैन सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अटैक और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स, और सुपरमैन और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसने अपने टाइम ट्रैवल और फ्यूचर की एडवांस वेपन का यूज करके बहुत सारे प्लैनेट्स और गैलेक्सियों तक को कॉन्कर किया है। दूसरी तरफ सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है जिसकी पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है। बस फर्क इतना है कि जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, जबकि शायद सुपरमैन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बैटरी है जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात में भी फाइट करने के लिए इनफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैंग के पास अपना फ्यूचर का एडवांस टैक और फ्यूचर की एडवांस डेडली वेपन्स है, पर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए सुपरमैन पर कैंग की किसी भी वेपन का कोई भी असर नहीं होगा। जबकि सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है जो कि एक ही सेकंड में कैंग और उसके आर्मर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैंग के पास उसका फ्यूचर का अटैक और एडवांस वेपन्स तो है, पर फिर भी वो फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि सुपरमैन के एक सुपर पावरफुल पंच को भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पर कैंग का सूट जैसे कैंग मरने वाला होता है उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर देता है, इसलिए इस फाइट होने पर कैंग इसमें नहीं मरेगा। पर फिर भी सुपरमैन जो उसके सामने बॉडी होगी कैंग की उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करके इस फाइट को इजीली जीत लेगा। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से हारने वाला है उसको तुम सुपरमैन से क्या ही कंपेयर करोगे। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाए और सुपरमैन को पैदा होते ही मार दे, या सुपरमैन की शिप को डिस्ट्रॉय कर दे जब उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज रहे थे। पर इस सिनेरियो में कैंग और सुपरमैन की कभी फाइट ही नहीं होगी। और अगर कैंग ऐसा नहीं करता और फ्यूचर के किसी सिनेरियो में कैंग और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, क्योंकि ना ही कैंग सुपरमैन को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि सुपरमैन कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। एट द एंड ऑफ द डे शायद से ये फाइट थोड़ी लंबी चले, बट इन द एंड इस फाइट का विनर सुपरमैन ही होगा। तो बात कर लेते हैं कैंग वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें घोस्ट राइडर की, घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती हैं ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है जिसे लूसीफर ने हेल से निकाल दिया था क्योंकि वो वहां पे सभी बुरी सोल्स को अब्सॉर्ब कर अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था, जिससे लूसीफर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि घोस्ट राइडर ने अगर गलती से अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही घंटों में पूरी ह्यूमैनिटी को अर्थ पर से खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और चीजों को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, इंस्टेंट हीलिंग और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर सिर्फ किसी की आंखों में देखकर उसकी सोल को अब्सॉर्ब हेल में ट्रैप या डिस्ट्रॉय कर सकता है, या किसी को सिर्फ देखकर उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जला सकता है। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनका सिर्फ टच होती है वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब कर सकता है और उसकी बॉडी को हेल फायर से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है और अपना इवन पूरा सिर्फ हट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है, पर अगर समाव कोई उसके होस्ट को उसकी नॉर्मल फॉर्म में मार भी देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं बनेगा, बल्कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स, और घोस्ट राइडर और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि एमसीयू का नया सुपर विलन और मल्टीवर्स लेवल थ्रेट है, पर दूसरी तरफ घोस्ट राइडर है जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। कैंग फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने अटैक और फ्यूचर के एडवांस वेपन पर घोस्ट राइडर पर उसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है और वैसे भी
जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से जल ही रही है, तुम उसका क्या ही कर लोगे। कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाकर घोस्ट राइडर को बचपन में मारने की कोशिश कर सकता है, पर घोस्ट राइडर का पावर सोर्स जेराथोस है जो कि एक डिमोनिक सोल है और वो मरकर हेल से ही आई है, इसलिए वो उसे दोबारा से नहीं मार सकता। और अगर कैंग घोस्ट राइडर के होस्ट डॉनी ब्लेज को मारने की कोशिश करता है तो वो उसे इजीली मार सकता है, पर इससे घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि डॉनी ब्लेज की फैमिली और फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्ज की वजह से। कैंग के पास एडवांस वेपन और टैग है, पर उसका टैग उसे हेल और हेवन के बारे में नहीं बताता और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन देता है। और इवन अगर कैंग दी कॉन्करर अटैक करके घोस्ट राइडर का सर या पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ घोस्ट राइडर के पास हेलफायर है और वो अपनी हेलफायर का यूज करके थॉर के म्योनिर तक को मेल्ट कर चुका है, इसलिए कैंग की कोई भी वेपन घोस्ट राइडर तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट हो जाएगी। और घोस्ट राइडर अपनी इस हेलफायर का यूज करके कैंग की वेपन्स, कैंग के आर्मर और खुद कैंग तक को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते वो कैंग की सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय, हेल में ट्रैप या अब्सॉर्ब भी कर सकता है। और अगर फाइट के बीच में कैंग गलती से भी घोस्ट राइडर की आंखों में देख लेता है तो घोस्ट राइडर बगैर अपनी जगह से हिले पैनिस्टर्स के थ्रू एक ही सेकंड में कैंग की सोल को अब्सॉर्ब या डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि कैंग इससे नहीं मरेगा और कैंग का आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसके दूसरे क्लोन में शिफ्ट कर देगा, पर फिर भी ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट घोस्ट राइडर के सामने 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा और ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एटमैन से आने वाला है उसको तुम घोस्ट राइडर से क्या ही कंपेयर करोगे। और इवन कॉमिक्स में भी कई बार घोस्ट राइडर और कैंग के बीच में फाइट हो चुकी है, जिसमें हर बार घोस्ट राइडर ने इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं किया है और कैंग घोस्ट राइडर से बहुत बुरे तरीके से हारा। इन दी एंड कैंग ना ही घोस्ट राइडर को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है, जबकि घोस्ट राइडर कैंग को मार भी सकता है और हरा भी सकता है। इसलिए घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा घोस्ट राइडर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट का क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।